नेशनल दस्तक पर कन्हैया कुमार हैं, जो लगातार कन्हैया को आप हर मुद्दे पर सुनते हैं। जहाँ भी किसी तरह का एट्रोसिटी हो, किसी तरह की गैर बराबरी की बात हो, कन्हैया लगातार बोलते हैं। सहारनपुर पर जो पूरा मामला है, जिस तरह से घर जलाए गए, कोई ऐसा घर नहीं था जिसके दरवाजे नहीं तोड़े गए। महिलाओं, कोई ऐसी महिला मुझे नहीं मिली थी जिसके शरीर पर जख्म के निशान नहीं थे। ऐसे हालत में वो तमाम लोग जो किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन जो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, उनकी क्या राय है। और ऐसे तमाम लोग जो प्रोग्रेसिव हैं वो कन्हैया की राय भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में कन्हैया यूथ आइकॉन है। क्या लगता है कि नहीं, जो सहारनपुर की घटना है उस पर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी आप पर, और मुझे ऐसे हज़ारों लोगों ने पूछा कि कन्हैया क्या सोच रहा है इस मामले पर। नहीं, देखिए, मसला ये है कि प्रतिक्रिया देने का, मैं आजकल पीएचडी लिखने में बुरी तरह से व्यस्त हूँ। मैं पूरी तरह से आउट हूँ सोशल मीडिया से, मीडिया से, इवन कि किसी आंदोलन में भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहा हूँ। वो एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी भी है और एक समझ लीजिए कि सामूहिक जिम्मेवारी भी है। जेएनयू के ऊपर जो आरोप है कि हम लोग टैक्स का पैसा लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं, उस जिम्मेवारी को भी निभाना है। मेरा इस साल सबमिशन है, इस वजह से मैं कई जगह अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश के अंदर कोई भी जो घटना होती है, बहुत सारे इंसान की तरह मैं भी उससे आहत होता हूँ और उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। सहारनपुर के अंदर जो हिंसा की घटना हुई है, मैं पूरी तरीके से उसकी निंदा करता हूँ और बिल्कुल बेबाक तरीके से एक बात की मांग रखना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो एट्रोसिटीज़ की घटनाएं हैं, उस तमाम कोई भी घटना आप उठा करके देख लीजिए, चाहे वो मिर्चपुर का हो, भगाना का हो, ऊना का हो, किसी में भी जस्टिस इंश्योर नहीं हुआ है। तो इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से बोलने की ज़रूरत है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रूव हो और जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनको सज़ा दी जाए और जो लोग भी विक्टिम हैं उनके लिए जस्टिस इंश्योर किया जाए। एक बात हो रही है कि सवर्ण समाज से कोई उम्मीद करना ही बेकार है। जो दलित इंटेलेक्चुअल्स है, जो बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल्स, उनका ये आरोप है कि पहले आप ज्योतिबा फुले, आपके समाज से तो कोई निकले, आपसे बहुत लोगों को उम्मीद है। क्या लग रहा है कि उस तरह के जो एक्सट्रीम आरोप लग रहा है लोगों को, क्योंकि उसी समाज से, सवर्ण समाज के लोग ही लगातार हर एट्रोसिटी में भागीदार होते हैं। तो कैसे समझाया जाए लोगों को कि नहीं, इस देश में प्रोग्रेसिव थॉट के भी लोग हैं, और कैसे एक ब्रिज बनाने की कोशिश की जाए। वो कि ब्रिज टूटता हुआ दिख रहा है। जैसे इस तरह के मामले आते हैं, लोग पहला उंगली उठाते हैं, वो सवर्ण समाज का लोग है। उसकी लीडरशिप, जो बड़ी लीडरशिप है, वो कोई खोल के नहीं आता है। ऐसे में कन्हैया कुमार जैसे लोगों पर बड़ी जिम्मेवारी होती है कि आप लोग ब्रिज बने। क्या लग रहा है, कुछ ऐसा संभव होगा, ब्रिज बनेगा? कैसे सवर्ण समाज की ये भी जिम्मेवारी कि वो कैसे भरोसा कायम करे? देखिए, जब तक ये ब्रिज नहीं बनेगा तब तक इस देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हम लोग कैसे बचा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब हम समाज और देश के निर्माण की बात करते हैं, तो जब हम सबके अधिकार की बात नहीं करेंगे तो कैसे जो है एक समतामूलक समाज बनेगा, कैसे एक बेहतर समाज बनेगा? ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को देख लीजिए। आजकल मैं साउथ अफ्रीका पे काम कर रहा हूँ। वहाँ भी जब नेल्सन मंडेला जेल से छूटे और वहाँ सवाल था कि क्या होगा वाइट्स का, तो वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने कहा कि ये देश सबका है और हम किसी भी बदले की भावना से जो है पावर जो हम लोग ले रहे हैं, उसमें बदले की भावना नहीं है, उसमें सबका विकास है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग ऐतिहासिक रूप से गलती करते रहे हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब मैं समझता हूँ कि जो सवर्ण समाज में कोई सुधार दिख रहा है आपको, मास लेवल पे नहीं तो छिटपुट के रूप में भी? क्योंकि हर जगह समझ लीजिए कि किसी गांव की 5000 आबादी है, अगर 10, 20, 40, 50 लोग इस तरह के मेंटालिटी के हैं, अगर उनको 100-150 लोग रेसिस्ट करें तो इस तरह की घटनाएं रुक सकती है, अगर उसी समाज का रेसिस्टेंस हो। लेकिन ऐसा तो कन्हैया नहीं दिख रहा है ना प्रैक्टिकल रूप में। नहीं, बात देखिए, बात सिर्फ जाति आधारित नहीं है, बात धर्म आधारित भी है, बात संप्रदाय आधारित वो भी दलित तो हिंदू है, हाँ। उस पर तो धार्मिक वजह से हमला नहीं होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा सवाल है कि वायलेंस को किस तरीके से सोसाइटी के अंदर नॉर्मलाइज किया जा रहा है। इस बात को समझिए कि हर जगह जो शोषित है, वायलेंस के द्वारा उसको और शोषित किया जा रहा है। कर कौन रहा है कन्हैया? कर तो अपर कास्ट के लोग ही रहे हैं, सवर्ण समाज के लोग ही रहे हैं। नहीं, देखिए, इस सवाल को जो हम देख रहे हैं ना, कि इसको जो करने वाले लोग हैं, जाति का जो सवाल हम देखते हैं, उसमें हमको लगता है कि जाति के सवाल को डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट के फ्रेमवर्क में भी देखने की ज़रूरत है। मतलब दलित जो पढ़ लिख गया है, पैसे वाला हो गया, वो भी हमला करता है, वो भी एट्रोसिटी करता है? नहीं, दो तरीके की चीज़ें होती है ना। एक होता है किसी चीज़ का एक्टिव रिस्पांस, किसी चीज़ का पैसिव रिस्पांस। अब इसको आप दोनों फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। अगर दलित समाज के ऊपर हमला हो रहा है तो यहाँ से उसका रिटेलिएशन भी एक्टिवली होना चाहिए। तो यहाँ जो डोमिनेंट लोग हैं उनकी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं हो रहा है, ये हो गया उसको। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो भीम आर्मी ने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स किया था वो जरूरी है समाज के लिए? हिंसा जरूरी है? देखिए, हिंसा कहीं भी अगर होती है ना, उसका मतलब यह है कि ये स्टेट मैकेनिज्म के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अगर एक
वोकल वॉइस उठाया जाता तो स्टेट फेल नहीं होता। अगर स्टेट फेल नहीं होता तो फिर वायलेंस नहीं होता। मेरी बात समझ रहे आप हैं? दलित समाज रेसिस्ट नहीं कर रहा उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो एकता है ना, उस एकता को तोड़ दी गई है। और ये एकता जो है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बहुत चालाकी से संघ परिवार ने तोड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये एकता बननी चाहिए दलितों की, अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की। ये एकता जब तक नहीं बनेगी ना, तो जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ठीक है, चाहे आप उनको जाति के फ्रेमवर्क में देखिए, चाहे आप उनको जो है धर्म के फ्रेमवर्क में देखिए, चाहे आप उनको क्लास के फ्रेमवर्क में देखिए, वो हमारे ऊपर रूल करते रहेंगे। और स्टेट जो होता है, खास करके डेमोक्रेटिक स्टेट, जिसका उद्देश्य है कि मैक्सिमम लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाना, वो सपना अधूरा रहेगा और ये रिसोर्सेज पे कैप्चर करके एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे। लगता है कि जिस तरह से बाहुबली हिट हो रहा है और मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, जो जिस तरह की समाज की कल्पना आप लोग कर रहे हैं वो फेल होता जा रहा है, और जिस तरह की उधर की कल्पना है जिसमें एट्रोसिटी है, जातीय दम्भ है, पैसे का अहंकार है, जातिगत और धार्मिक श्रेष्ठता का भाव है, वो ज़्यादा सफल हो रहा है। आप एक स्टूडेंट भी इसको किस तरह से देखते हैं? ये उभार और चलेगा या ये बुझने से पहले फरफराने जैसी बात है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि लोकतांत्रिक ताकतों की कमजोरी, कमियाँ और उनके असफलता के चलते ही गैर लोकतांत्रिक शक्तियाँ सत्ता पे काबिज होती है। सबसे पहले ये बात मानने की ज़रूरत है। वो मजबूत नहीं हुए हैं, हम कमज़ोर हुए हैं, एक बात माननी पड़ेगी। दूसरी बात, ये बहुत स्वाभाविक है, जहाँ लोकतंत्र कमज़ोर होगा वहाँ तानाशाही शक्तियाँ बढ़ेंगी। जहाँ अम्बेडकरवाद कमज़ोर होगा वहाँ मनुवाद बढ़ेगा। जहाँ संविधान कमज़ोर होगा वहाँ मनुस्मृति का प्रभाव बढ़ेगा। जहाँ समतामूलक सोच रखने वाले लोग कमज़ोर पड़ेंगे वहाँ ऊंच नीच और भेदभाव, छुआछूत में भरोसा रखने वाले लोगों का प्रभुत्व बढ़ेगा। तो ये बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है और एक दूसरे से बहुत रिलेटेड भी है। आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ लोग पावर में जाना चाहते हैं इक्वलिटी के लिए, दूसरी तरफ लोग पावर में बने रहना चाहते हैं इनइक्वलिटी को कंटिन्यू दो सवाल करने हैं छोटे छोटे। एक तो कि जो एस्टैब्लिश लीडरशिप है, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, वो इस तरह के मामले पर खुलकर सामने नहीं आते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो हमारा जो लीडरशिप है, जो सीनियर लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे देश को, व्यवस्था को और इस तरह की चीज़ों को समझने में नाकाम हो गए हैं और नए लीडरशिप की ज़रूरत है? देखिए, बात यह है ना कि बहुत सारे मामलों में जो हमारे स्थापित लीडर हैं उनके पास खुद कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कोई उनके पास मॉरल राइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी को, मैं कभी भी इसको राइट, लेफ्ट या सेंटर में बांट करके नहीं देखता हूँ। अब आप देख लीजिए कि जिस एट्रोसिटी की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो जो है जेंडर के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, क्लास के बेस पे हो या रिलीजन के बेस पे हो, हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हर पॉलिटिकल पार्टी में आपको दिखेगा। लेकिन विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन उन सवालों को लेकर के जो सोशल मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट नहीं है। राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और सरकार बनाना नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है कि राजनीतिक सत्ता पर काबिज होकर के समाज के अंदर जो असमानता है उसको दूर करना और संवैधानिक मूल्यों के आधार पे शासन की स्थापना करना। उसमें एक भारी चूक और एक भारी कमी आपको दिखाई पड़ेगी। नतीजा क्या होता है? झूठ, प्रोपेगेंडा, लालच, माफियागिरी, ये करने वाले जो लोग हैं वो सत्ता पे काबिज, जाति, मजहब, हाँ, और ये जो करने वाले लोग, दोनों तरफ है। हाँ, ये जो करने वाले लोग हैं वो सत्ता पे काबिज हो जाते हैं और जो चीज़ें हमको मिली थी वो भी हमारे हाथ से चली जाती है। चलिए एक आखिरी सवाल, आप मीडिया डार्लिंग हैं लेकिन इस तरह के सवालों पर जो भारत की मीडिया है उसकी क्या वजह है? वो इस तरह की चीज़ों को तवज्जो नहीं देता है। 60 घर जला दिए जाते हैं, वो खबर नहीं बनता है। दलित की तरफ से थोड़ा रेसिस्ट होता है, 4-5 गाड़ियाँ पुलिस की जला दी जाती है प्रोटेस्ट में, 2-3 गाड़ियाँ जली होंगी, मैंने अपने 6 गाड़ियाँ देखी थी, मैंने सहारनपुर में जली हुई। उसको लेकर एक लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में प्राइम टाइम चलाया जा रहा है। मीडिया की पूरी भूमिका किस तरह से देख रहे हैं, चूँकि आप लगातार मीडिया पर बात करते रहे, मीडिया वालों से बात करते रहे हैं? देखिए शंभू जी, हमारी भूमिका ही बताइए। शंभू जी, मैं मीडिया डार्लिंग नहीं हूँ, मैं मीडिया का विक्टिम हूँ। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि कुछ लोग जब बॉक्सिंग का प्रैक्टिस करते हैं ना तो एक बालू भरा थैला टांग देते हैं और उस पर जो है ना मुक्का मारते हैं। तो मैं अपने आप को कई बार जो है ना उस थैले की तरह देखता हूँ कि कहीं पे कोई घटना घट जाती है देश में तो गृह मंत्री से सवाल पूछने की बजाय कन्हैया कुमार से सवाल पूछते हैं। मैं कौन हूँ? मैं एक आपको सुनना चाहते हैं लोग भाई, टेलीविजन वाले को पता है कन्हैया कुमार का इंटरव्यू लगता है, उसको लोग देखते हैं। आपको पता है एवरेज 10 लाख लोग आपको यूट्यूब पर सर्च करते हैं रोज़। मुझे नहीं पता किसी ने आपको बताया कि नहीं।
नहीं। गृह मंत्री से ज़्यादा आप सर्च किए जा रहे हैं भाई। नहीं, मैं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक जो है ना, एक सूडो पावर और अथॉरिटी जो है ना क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि जो रियल पावर और अथॉरिटी है उसके जो सवाल हैं, उसकी जो नाकामियाँ है, उसको छुपा दिया चलिए जाए। मैं अब ये शब्द मैं- वापस लेता हूँ, आप मीडिया विक्टिम है, मीडिया की भूमिका पर बताइए। अगर आप हाँ। विक्टिम है तो मीडिया कैसे विक्टिमाइज कर रही है इस हाँ, सोच को? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जो कुछ 10 प्रमुख टीवी चैनल और 10 प्रमुख अखबार हैं, वो सिर्फ मीडिया नहीं है। पहली बात, वो प्रोपेगेंडा के जो है डोमिनेंट टूल हैं, वहाँ भी डोमिनेंसी है, वो डोमिनेट करते हैं व्यूअरशिप को, वो डोमिनेंट टूल हैं। तो मैं उनसे वो जो है बहुत उम्मीद रखता नहीं हूँ, लेकिन जो अल्टरनेटिव मीडिया उससे हमको बहुत उम्मीद है। और मैं समझता हूँ कि आपके जैसे लोग और इस तरह की बहुत सारी अल्टरनेटिव मीडिया है, अल्ट न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग जो है इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा टूल हैं, जो कई बार झूठ को, सनसनी को और सत्ता के पक्ष में वायलेंस को प्रमोट करते हैं, वॉर को प्रमोट करते हैं, हिंसा और नफरत को प्रमोट करते हैं, उसको काउंटर करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये एक सराहनीय कदम है। तो पूरे मीडिया को एक सिरे से गलत मान लेना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट प्रोपेगेंडा टूल हैं, उससे हमेशा जो आम जनता के सवाल होते हैं वो गायब होते हैं। तो ये कन्हैया कुमार थे, इनके साथ बातचीत करना हमेशा दिलचस्प ही नहीं होता है, बल्कि जो मुद्दा होता है उसकी जो नज़ाकत है उसको समझिए, जो एट्रोसिटी हैं, उस तरह के जो दर्द बयां होते हैं उसको समझिए। कन्हैया लगातार बेबाकी से बात रखते हैं और हमेशा कोई ना कोई एक ऑप्शन देते हैं कि इस मुद्दे को कैसे हल किया जा सकता है। इसलिए इनसे बात करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कम से कम जो युवा हैं वो समझ सके कि आज का जो देश के जो युवा हैं वो किस तरह से सोच रहे हैं। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, JNU, दिल्ली।